वो भी क्या नई आवाज आ रही है? आज का हमारा टॉपिक है आग से आग लगने के कारण व बुझाने के उपाय। ठीक है, इसमें हम बताएंगे एक टाइम आग किस कारण लगती है। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीजन। ये हो गया ऊष्मा। ये हो गया ईंधन। कहने का मतलब है कि इन तीनों की वजह से हमारी आग लगती है। अगर इन तीनों में से एक भी ना हो तो आग नहीं लग सकती। कि इन तीनों के मिश्रण से आग लगती है। आग दुर्घटना प्राय लापरवाही के कारण होती है। मतलब आग जो है लापरवाही के कारण होती है, जिससे मालिक, मजदूर और राष्ट्र का नुकसान होता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक आग लगने के कारण। आग लगने के कारण इसमें तीन चार दिए हैं। बिजली के तारों के लिए ढीले कनेक्शन, तेज चलने वाले पार्ट्स में तेल का ना होना, तेज से तेल से सने चिथड़े जगह जगह बिखरे होना। मतलब कि ये बिजली की तारे और शॉप में बिजली की तारे ढीले कनेक्शन ना हो, इससे शॉर्ट शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग सकती है। ठीक, तेज चलने वाले पार्ट्स में तेल ना होना, मतलब जो मशीन अगर चल रही है, तेज चल रही है, तो उसमें घर्षण या फ्रिक्शन होती है, उससे उससे भी आग लग सकती है। उसमें जो है मशीन चलाने से पहले तेल उसमें डालना। तेल के सने सने चिथड़े, तेल के सने और चिथड़े इधर उधर व्यवसाय में नहीं डालना, वर्कशॉप में नहीं डालना। उसकी वजह से कारखाने में धूम्रपान निषेध है। मतलब कारखाने में आप काम कर रहे हैं तो वहां पे बीड़ी बीड़ी सिगरेट और माचिस इन सब का भी जलाना आग लगने के कारण है। बिजली के तारों पर ओवरलोड, जिस बिजली के तारों पर ओवरलोड शॉर्ट सर्किट के कारण आग, इससे भी आग लग सकती है। बिजली विस्फोट पदार्थों को ध्यान से रखने पर जो विस्फोट या केमिकल जो है जिससे आग लग सकती है, उसको सुरक्षित जगह पे रखें, ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किट उस तक चिंगारी या बिल्डिंग की चिंगारी ना पहुंच सके। ठीक है, अब अगला है आपका आग को रोकने
इसमें हम बताते हैं आपको आग से बचाने के लिए इन बातों का भी ध्यान, निम्न चीजें। आग लगने पर आग आग पुकारे, जैसे कि किसी वर्षा में आग लग जाए तो उसको जल्दी जल्दी मतलब आग आग पुकारे, ताकि आपके आसपास जो हो आपकी मदद के लिए आ जाए। ठीक है। आग लगने वर्कशॉप में कार्य करते समय धूम्रपान नहीं करना चाहिए। इसमें वर्कशॉप में धूम, बीड़ी, सिगरेट नहीं करना चाहिए। आग लगने पर फायर ब्रिगेड व कारखाने उच्च अधिकारी को तुरंत सूचित करें। अगर आग लगी, अवस्था में आग लगी है तो फायर ब्रिगेड और अपने अधिकारी को सूचित करें, ताकि वो उस आग को बुझाने के लिए प्रबंध करें। ठीक है। मशीन को कॉटन पेस्ट द्वारा साफ करने के बाद कूड़ेदान में डाल दें। मशीन को साफ करने के बाद जो उस कपड़े में जो तेल लगता है उसको कूड़ेदान में कूड़े इसकी जो जगह है उस डब्बे में डाल दें, ना कि इधर उधर फर्श में फेंके। क्योंकि वर्कशॉप में वेल्डिंग या और भी मशीन में काम होता है, उसके जो चिप्स निकलते हैं गर्म, उससे भी आग लगने उससे भी आग लगने को रोका जा सकता है। ठीक है। तुरंत मेन स्विच बंद करें ताकि बिजली की प्रवाह को बंद किया जाए। जैसे कि शॉर्ट सर्किट अगर होता है तो उसको तुरंत मेन स्विच बंद कर दे, ताकि वहीं पे शॉर्ट सर्किट बंद हो जाए। तेल में लगी आग व पानी ना डाले। तेल में अगर तेल से किसी प्रकार की आग लगती है तो उसमें पानी ना डालें, उसमें सूखा पाउडर या रेत डालें। बिजली बंद ना हो तो बिजली की तारों पर पानी ना फेंकें। अगर बिजली बंद नहीं है तो उस पर पानी आप ना फेंकें। अगर ऐसा करेंगे तो बिजली का झटका आपको लग सकता है। ठीक है। यदि आग में गिर जाए तो खड़ा नहीं रहना चाहिए, पर जैसे कि आग कहीं लग जाए, अगर आपके शरीर में किसी या कपड़े में आग लग जाए तो आप खड़े ना रहें, उसको फर्श पे लौट के आप अपनी आग को बुझानी चाहिए। आग बुझाने के साधनों को उचित प्रबंध होना चाहिए। जैसे कि आग बुझाने के लिए एक बाल्टी में रेत, एक बाल्टी में पानी, जिस आग में रेत की जरूरत हो रेत डालें, जिस आग में पानी की जरूरत हो पानी डालें। इस तरह से आप आग बुझाने का प्रयोग कर सकते हैं। अब तो आपको बताएं आग के 4 प्रकार होते हैं। आग के आग के प्रकार। आग हमारी 4 प्रकार की होती होती है। नंबर 1, आपको ये लगना है। नंबर 1, श्रेणी में आग। ठीक है। नंबर 1 इसमें दिया है इस स्टूडेंट, ये हमारा आपके जो 4 प्रकार के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक आध क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। ठीक है। तो श्रेणी मतलब एक श्रेणी की आग। ये श्रेणी जिस प्रकार की आग में लकड़ी, कागज, कपड़े व ठोस वस्तुएं आती हैं, इस आग को बुझाने से पहले तले में और फिर ऊपर फुब्बारा बनाकर पानी डालना चाहिए, ताकि इस प्रकार मतलब जो लकड़ी
कागज कपड़े में जो आग लगते हैं उसमें आप पानी डाल के भी बुझा सकते हैं। ठीक है। नंबर 2, बी श्रेणी की आग। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को, आग वाली। ठीक है। इस प्रकार की आग में पकड़ने वाले तरल व ठोस जो गर्म होने पर तरल बने जाते हैं, इस आग में कभी कभी पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड फोम या सूखा पाउडर का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कि कहने के लिए मतलब ये है, इसमें इस इसमें जो तेल या तरल पदार्थ से आग जो लगती है उसको आप कार्बन डाइऑक्साइड फोम या सूखा पाउडर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि लकड़ी में लक, लकड़ी कागज कपड़े। ठीक है। लकड़ी कागज कपड़े में आप पानी डाल सकते हैं और तेल तरल पदार्थ में आप पानी नहीं डाल सकते, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फोम या रेत का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 3, सी श्रेणी की आग। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आग के लिए, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। ठीक है। यह गैस तथा तरल पदार्थ की आग होती है। इसको बुझाने के लिए ड्राई पाउडर के एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की आग में गैस व तरल गैस से आग लग सकती है। ठीक है। ये जो टॉपिक मैं लिख रहा हूं बस आपको पेपर में इतना ही ध्यान देना है कि ए प्रकार की श्रेणी में किस प्रकार की आग लगती है, और बी श्रेणी में किस प्रकार की आग लगती है, और सी श्रेणी में किस प्रकार की आग लगती है, और ए श्रेणी में आग बुझाने के लिए क्या करना चाहिए, बी श्रेणी में आग बुझाने के लिए क्या करना चाहिए, और सी श्रेणी में आग बुझाने के लिए क्या करना चाहिए। तो गैस की आग को बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर मतलब सूखा पाउडर के एग्जीक्यूटर प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इस चौथा है हमारा डी श्रेणी की आग। ठीक है। इस डी प्रकार की श्रेणी में धातु या बिजली की आग होती है, मतलब किसी गर्म धातु या ये गर्म धातु जैसे लोहे में उसको हार्ड हार्ड किया जाता है तो गर्म हो जाता है, उसको इधर उधर छोड़ने से आग लग सकती है, या बिजली के शॉर्ट सर्किट से भी आग लग सकती है। इसको बुझाने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई पाउडर और CTC एग्जीक्यूटर का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। इस आग इस आग को केवल ट्रेन व्यक्ति ही को ही बुझाना चाहिए। ये रहे आपके 4 आपके प्रकार, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसमें इस पेपर में इसमें से एक आध क्वेश्चन जरूर आते हैं।
अगला चैप्टर हमारा माप और मापी यंत्र। आइए इसके बारे में जानते हैं। माप और मापी यंत्र। अब आपका अगला चैप्टर मेजरमेंट से शुरू हो चुका है। इसको आप ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। माप की इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एसआई के अनुसार रेखीय माप की आधार इकाई का नाम दें। जब हम किसी वस्तु को मापते हैं तो हम वास्तविक में उसकी तुलना के माप ज्ञात मानक से कर रहे हैं। एसआई के अनुसार लंबाई की आधार इकाई मीटर है। लंबाई एसआई यूनिट और मल्टीपल मूल इकाई सिस्टम इंटरनेशनल के अनुसार लंबाई की आधार इकाई मीटर नीचे, ठीक है। मीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, ये आपका ये दिया एक, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, और 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन होते हैं, और 1 माइक्रोन में 1 मीटर में 1000 mm, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm, और 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन। इसको ये साइन है माइक्रोन का, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो यू है 1 माइक्रोन का साइन है, या यूनिट कह दो। और 1 माइक्रोमीटर में देखो इसमें दिया ना, 1 माइक्रोमीटर में 0.001 mm होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वर्नियर माइक्रोमीटर की लिस्ट क्वांटिटी इसको कहते हैं, ठीक है। आप इसको ध्यान दीजिएगा। इंजीनियर में अभ्यास में मापन, ठीक है। आपको बताते हैं माप कितनी प्रकार की होती है। जैसा कि आपको बताया गया, माप हमारे कार्यशाला व शॉप में कार्य करते समय किसी जॉब या
अथवा पुर्जों को बनाते समय ड्राइंग में कुछ माप दिए होते हैं, ठीक है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गोलाकार, व्यास, अर्ध व्यास या कोण, ठीक है। इन्हें जांचने और मापने के लिए जिन यंत्रों की आवश्यकता होती है उन्हें हम मापी यंत्र कहते हैं। माप हमारे, देखिए आते हैं माप हमारे कितने प्रकार हैं। माप माप चार प्रकार की होती है। नंबर एक, सीधे माप। सीधे माप। नंबर दो, कोणीय माप। नंबर तीन, रेडियल माप, ठीक है। चौथा है हमारा समतल सतह की माप, ठीक है। अब हमारा पहला टॉपिक आता है सीधी माप, ठीक है। इसको लीनियर मेजरमेंट भी कहते हैं। सीधे माप जो सीधे रेखा में माप जाते हैं इन्हें उन्हें लीनियर माप कहते हैं। ये प्रायः स्टील रूल कैलिपर तथा माइक्रोमीटर के द्वारा लिया जाता है। जैसा कि आप वर्कशॉप में जॉब बना रहे हैं, ठीक है, जॉब बना रहे हैं तो कुछ इसमें आप स्टील रूल, ठीक है, और स्टील रूल से माप ले सकते हैं, वर्नियर माइक्रोमीटर से माप ले सकते हैं, वर्नियर कैलिपर से माप ले सकते हैं। ये एक तरह की सीधी माप ली जाती है, ठीक है। इसी को कहते हैं सीधी माप। तो आता है कोणीय माप। ये दो रेखाओं द्वारा बनने वाले कोण की माप को कोणीय माप करते हैं। जैसे कि दो रेखाएं, ये एक ये रेखा, एक ये रेखा, ये हमारा बीच में क्या होगा, 90 डिग्री का कोण। इस इसको मापने के लिए जो यंत्र लगता है उसको कोणीय माप कहते हैं। इसमें देखिए क्या क्या कोणीय माप करने लगने के लिए क्या क्या यूज होता है। कोणीय माप कोणीय माप के इस्तेमाल के लिए नंबर वन, ट्राई स्क्वायर, ठीक है। ट्राई स्क्वायर। नंबर दो, एंगल बेस। एंगल बेस। नंबर तीन है वर्नियर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। नंबर चार है साइन बार। ये कोणीय माप में ये तीन चार प्रकार के मेजरमेंट यूज होते हैं। ट्राई स्क्वायर आपने देखा होगा, लकड़ी वाले जिसको बोलते हैं सुइयां,
एंगल गेज, एंगल की तरह बना होता है उसको एंगल की गेज कहते हैं। बेवल, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंगल को नापने के लिए। और ये साइन बार है। ठीक है, इन कोणीय माप के लिए ये चारों ये चारों माप को का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब आता है नंबर 3, रेडियल माप। ठीक है, रेडियल माप गोला, उत्तल व अवतल कार्यों पर गोलाई माप लेने को रेडियल माप कहते हैं। मतलब कि किसी प्रकार का व्यास हो, ठीक है, गोला व्यास हो, उत्तल व अवतल कार्यों पर गोलाई में माप माप लेने के को रेडियल माप कहते हैं। इस प्रकार के रेडियल माप का, आपका रेडियल माप का आपको बता दें इसमें क्या यूज, कौन से टूल का यूज होता है। रेडियल माप के लिए प्लग गेज। ठीक है, इन सब के बारे में जो मैं बता रहा हूं ये आगे चल के आपको चैप्टर में मिलेगा इनके बारे में। प्लग गेज, रिंग गेज, ये इन सब के बारे में आगे चल के मैं आगे चैप्टर में इसको, रेडियस गेज। ठीक है, इसको आप नोट करते रहिएगा, नोट बना लीजिएगा। ठीक है, इसमें प्लग गेज, रिंग गेज तथा रेडियस गेज द्वारा द्वारा मापी जाती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा समतल। अब चौथा आता है हमारा समतल माप। ये ये वह माप जिसमें जॉब की समतलता मापी या जांची जाती है। इस प्रकार की माप को जांचने के लिए निम्न प्रकार के टूल प्रयोग होते हैं। जैसे कि किसी भी प्लेट के जब हम उस पे मिलिंग करते हैं, उसकी समतल मापने के लिए जो भी ये माप यंत्र यूज होते हैं उसको समतल मापी यंत्र बोलते हैं। जैसे कि इसमें जो दिया है नंबर 1, सरफेस प्लेट। ये एक प्रकार की सरफेस सरफेस प्लेट होती है। ये आगे चल के अभी आपको बताया जाएगा सरफेस प्लेट के बारे में। सरफेस गेज, सरफेस गेज भी इस इससे भी समतल सतह मापी जाती है। नंबर 3, स्ट्रेट गेज। ये आगे चल के इसी चैप्टर में आगे चल के इसके बारे में आपको बताया जाएगा। नंबर 4 है डायल टेस्ट इंडिकेटर। ठीक है, ये हमारी 4 प्रकार की माप है। नंबर 1 सीधी माप, कोणीय माप, रेडियल माप, समतल सतह की माप। आपको इसके बारे में बता दिया। इसमें जो नंबर 1 सीधी माप में क्या क्या यूज किया जाता है। सीधी माप और कोणीय माप में क्या क्या यूज किया जाता है। ठीक है, और नंबर 3 में रेडियल माप में क्या क्या प्लग गेज, रिंग गेज, रेडियल, इस के बारे में आपको आगे चैप्टर में बताते हैं।
अब हम आपको बताते हैं माप की विधियां। तो माप की विधियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। प्रयोगशाला में ड्राइंग के अनुसार जाप या पाठ को परिशुद्ध बनाने के लिए, एक्यूरेसी बनाने के लिए हमें कुछ मापी यंत्रों की आवश्यकता, इसलिए प्रत्येक कारीगर को मापी यंत्रों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। माप माप हमारे 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रत्यक्ष माप। नंबर 2 अप्रत्यक्ष माप। नंबर 3 तुलनात्मक माप। ठीक है। ये वही माप की प्रकार, माप की विधियां। अब मैं आपको माप, पहला है प्रत्यक्ष माप। इसके बारे में ये बताते हैं कि जब विधि में जब माप सीधे रूल, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, टेबल प्रोट्रैक्टर आदि से लिया जाता है। मतलब कि जो आपने जॉब बनाया है, जो स्केल, वर्नियर, माइक्रोमीटर या बेवल प्रोट्रैक्टर से मापते हैं, उसको आप डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट माप बोल सकते हैं। अब दूसरा आता है अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। मतलब कि इस प्रकार की, इस विधि में जॉब कैलिपर टेलीस्कोपिक गेज डिवाइडर से लिया गया है, फिर उस माप को रूल पर माप लिया जाता है। इस विधि में माप लेने के लिए अन्य किसी औजार की आवश्यकता पड़ती है, जैसे स्टील रूल। ठीक है। जैसे कि हमने ये देखा है, अब बार बार हम स्टील, जॉब मशीन पे बार बार स्टील को यूज नहीं कर सकते हैं। बार बार उसे, अगर आपको एक ही नाप बनानी हो, जैसे ये हमारा डिजाइन है, इसकी लंबाई 10 है और दाया भी 10 है। ठीक है। तो हम ये करेंगे कि एक कैलिपर लेंगे और स्केल से उसको इतनी दूरी नाप लेंगे और दाया नाप लेंगे। तो उस जॉब को बनाने के लिए स्केल का प्रयोग नहीं करेंगे, कैलिपर का प्रयोग करेंगे। बार बार उसी को जांच करेंगे, बार बार। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट। पहले, सबसे पहले कैलिपर को हम स्टील रूल से नाप, जितनी नाप लेनी हो या 10 है, हम उसको नाप ले लेंगे। उसके बाद वो वैसे ही रहेगा, उसी माप से आपको सारे जॉब बनाने। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट माप। नंबर 3 आता है तुलनात्मक माप। आपने देखो, किसी भी जॉब आपके किसी मास्टर से पीस तुलना करके किया जाता है। जैसे कि आप किसी भी एक प्रकार की, हमने एक जॉब बना लिया। एक जॉब बनाने के बाद प्राय उसी को मास प्रोडक्शन के लिए बार बार उसी माप को, बार बार उसी माप को जॉब बनाया जाता है। या अदरवाइज जब कभी भी कुछ गड़बड़ होता है, तब जाके उसको हम स्टील या और वर्नियर या माइक्रोमीटर से मापते हैं। ये हुई आपकी माप की विधियां।
अब अगला टॉपिक आता है मापी यंत्र। ठीक है, ड्राइंग का शाला में ड्राइंग के अनुसार जॉब या पाठ के परिशिष्ट बनाने के लिए मापी यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। मापी यंत्र को निम्न दो प्रकार की होती है। ये मापी यंत्र दो प्रकार की होती है। नंबर एक, साधारण मापी यंत्र। नंबर दो, सूक्ष्म मापी यंत्र। ठीक है, नंबर एक हमारा आता है साधारण मापी यंत्र। जिन मापी यंत्रों को द्वारा मीट्रिक पद्धति में मीट्रिक पद्धति न्यूनतम माप लिया जाए उन्हें साधारण मापी यंत्र कहते हैं। इसमें रूल्स का प्रयोग होता है। ठीक है, सूक्ष्म मापी यंत्र में ऐसे यंत्र जिनके द्वारा विपरीत या मीट्रिक प्रणाली में अधिक सूक्ष्म एक परिशुद्ध माप ले सकते हैं, सूक्ष्म मापी यंत्र कहलाते हैं। जैसा कि इन यंत्रों में ब्रिटिश में प्रणाली 0.001 इंच तथा मीट्रिक प्रणाली में 0.01 mm या इसके लगभग अधिक सूक्ष्म मापी माप ले सकते हैं, जैसे कि माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर। जैसे इस साधारण मापी में हमें ये बताया गया है कि 0 से mm और ब्रिटिश प्रणाली में 1/64 इंच तक की न्यूनतम माप लिया जा सकता है। ठीक है, और सूक्ष्म मापी है, सूक्ष्म मापी में इसमें दिया गया है मीट्रिक्स में 0.001 ब्रिटिश 1 और मीट्रिक्स में 0.01 mm लिया जाता है। ये सूक्ष्म मापी यंत्र की इसकी माप लिस्ट कौन बोलो यार। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आता है माप की प्रणालियां।
ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ठीक है, ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, CGS प्रणाली। नंबर 2, FPS प्रणाली। नंबर 3, MKS प्रणाली। ठीक है, मगर हमारा ये 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रणाली है। हमारे वर्षों में इन्हीं 2 प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है अभी। ठीक है, जैसे कि इसमें सबसे पहले बताया गया है CGS। इसके बारे में आपको बताते हैं। इसका आप फुल फॉर्म लिख लीजिए। C से सेंटीमीटर और और G से ग्राम, S से सेकेंड। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि इससे हमारी लंबाई नापी जाती है। ग्राम से भार नापा जाता है और सेकेंड यानी कि समय, इससे समय नापा जाता है। ठीक है, और नंबर 2 अब आपका आता है FCS। ठीक है, इसको बोलते हैं F से फुट, P से पाउंड और S से सेकेंड। और इसमें तीसरा आता है M से मॉस यानी भार और K से किलोग्राम और लास्ट है S से सेकेंड। ठीक है, इन तीनों प्रणाली के बारे में हमने जान लिया है। ठीक है, अब हमारा आता है तौल की माप। इसमें आपकी बुक में मेजरमेंट जरूर दी गई होगी। मतलब कि एक, जैसा कि यह किया है 1 किलोमीटर में 1000, 1 मीटर में 1000 mm, 1 सेंटीमीटर 10 mm, 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन, 1 माइक्रोन में 0.00 m है।
चलिए मैं आपको मेजरमेंट बना तौल बताता हूँ। 1 मीटर में 1000 mm, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 mm, ठीक है। 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन, ये यू का साइन है, माइक्रोन का साइन है, ठीक है। और 1 माइक्रोन में 0.001 mm, समझे। ये लंबाई नापने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 4 नापे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ समय की माप। ये हुई लंबाई की माप, दूसरा हुआ समय की माप। अब इसमें आपको सभी पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और समय में 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। और 24 घंटे को हम एक दिन बोलते हैं। ये हुई समय की नाप। अब मैं आपको बात करता हूँ कोण की माप। इन सब के बारे में आपको आगे चल के बताया जाएगा किस तरह से माप ली जाती है, ठीक है। एक वृत्त में 400 ग्रेड, ठीक। और एक समकोण में 100 ग्रेड, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये हुआ हमारा लंबाई की माप जो कि CGS से लिया गया है। अब हमारी आपको मैं बताता हूँ आपको FPS की मापें। ये आप नोट करके अच्छी तरह अपने कॉपी में नोट बना सकते हैं। FPS में लंबाई की माप। आइए देखते हैं MFES में लंबाई की माप कैसे ली जाती है। इसमें दिया हुआ है कि एक मील में
1760 गज और 1 गज में 3 फुट, यानी कि इसको पूरा पुटअप करेंगे तो 12×36 इंच, ठीक है। और 1 फुट में 12 इंच होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, 1 इंच में 2.54 mm होते हैं और इसी में 1 इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 25.4 mm होते हैं। नहीं, 2 सेंटीमीटर हो गया आपका, ठीक है। और 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। अब मैं आपको कोण की माप बताता हूं। कोण की माप एक वृत्त में 360 डिग्री होते हैं। एक समकोण में 90 डिग्री होता है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। इन सबको आप अच्छी तरह से याद कर ले कि सीजीएस की माप कहाँ की जाती, सीजीएफ की माप लंबाई में की जाती है और मतलब कि मीटर, ग्राम, सेकंड में की जाती है। और एफ पी एस की माप फुट, पाउंड और सेकंड में की जाती है। अब मैं आपको बताता हूं रूल्स एवं स्केल। रूल्स एवं स्केल। नंबर 1, रूल्स। मैं जानता हूं, आपको बता दो रूल्स किसे कहते हैं।
रूल्स में मापने के औजार होते हैं जो लकड़ी, कार्बन, स्टील, मतलब जो रूल्स का जो मटेरियल है, रूल की धातु इस धातु से बनी होती है। आइए जानते हैं, मैं आपको बताऊं। कार्बन स्टील, दूसरा स्टील, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, और तीसरा स्प्रिंग स्टील। इन सब के बारे में अभी मैं आपको सब, ये जो हैं ये रूल्स के मटेरियल हैं। कार्बन स्टील में भी पाए जाते हैं रूल्स, स्टेनलेस स्टील में भी, स्प्रिंग स्टील में भी। इनके किनारों के पास कलर मापने के लिए निशान अंकित होते हैं। इन निशानों के द्वारा चाप के तलों को मापते हैं। जैसा कि आपने स्टील में देखा होगा, रूल्स में देखा होगा, ये इसमें जो ये देखिए एक रूल्स ये दिया हुआ है। इसमें ये देखिए, एक किनारे पे सेंटीमीटर, दूसरे किनारे पे इंच के नाप बने होते हैं। इस तरह के रूल्स, इसको स्टील रूल्स भी बोलते हैं। इसमें दिया हुआ, जाप के टुकड़ों के आयामों को मापने के लिए इंजीनियर के स्टील रोल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। स्प्रिंग स्टूल नंबर 2, स्प्रिंग। अब मैं आपको बता दूं स्टील रूल्स कितने प्रकार के होते हैं। रूल्स के प्रकार। रूल्स हमारे 9 प्रकार के पाए जाते हैं। नंबर 1, फ्लेक्सिबल स्टील रूल। फ्लेक्सिबल स्टील रूल। नंबर 2, हुक रूल। नंबर 3, नैरो रूल। नंबर 4, की सीट रूल।
नंबर 5 शॉर्ट रूल। नंबर 6 श्रिंक। नंबर 7 कैलिपर रूल। नंबर 8 फोल्डिंग रूल। नंबर 9 स्टील व कैनवस फीते। ठीक है, अब हम आपको एक एक करके सारे रूल के बारे में बताएंगे। ठीक है, इन रूल का बारे में और कहाँ-कहाँ प्रयोग किए जाते हैं।
नंबर 1 हमारा आता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल रूल, ठीक है। यह कारखाने में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है। इसके दोनों किनारों पर सेंटीमीटर मिलीमीटर का इंच के निशान अंकित होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ये जो स्टील रूल देख रहे हैं, इसमें एक तरफ सेंटीमीटर दूसरी तरफ इंच के निशान बने होते हैं। प्राय एक किनारे की पहली 2 इंच दूरी 32 भागों में, इसके बाद 1 इंच की दूरी में 64 भागों के शेष को 8 व 16 भाग में बांटा गया है। इसी प्रकार किनारे में सेंटीमीटर व इसके भाग अंकित होते हुए 1 सेंटीमीटर को 10 मिलीमीटर में बांटा गया है। ठीक है। ये मुख्यतः हमारे पंद्रह सेंटीमीटर और 6 इंच और ये 30 सेंटीमीटर और 12 इंच में पाया जाता है। अब आपने देखा होगा नॉर्मल छोटा जो 6 इंच के स्कूल रूल्स आता है वो 15 एक तरफ 15 सेंटीमीटर होता है, एक तरफ 6, और जो बड़ा रूल्स आता है वो एक तरफ 12 इंच का होता है, दूसरी तरफ 30 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है। अब बात आती है दूसरे नंबर 2, हुक रूल। इसका प्रयोग इस रूल के एक किनारे पर हुक लगा होता है, जिससे किसी झिरी या स्लॉट के किनारे तक की लंबाई अथवा किसी सुराख की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह प्राय 30 सेंटीमीटर या 12 इंच लंबाई में पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, ये 30 सेंटीमीटर और 12 इंच में ये हुक रूल पाया जाता है। ठीक है। 30 सेंटीमीटर या 12 इंच में पाया जाता है। इस रूल में आपने देखा होगा अंदर की शॉर्ट में जो होल होता है उसमें अंदर एक कट लगा, तो उस गहराई को मापने के लिए किया जाता है, या स्लॉट की माप को के प्रयोग में किया जाता है। नंबर 3 है नैरो रूल। नैरो रूल ये भी फ्लेक्सिबल रूल के भांति होता है। अंतर केवल इतना है कि इसकी चौड़ाई प्राय 5 मिलीमीटर के बराबर
होती है वह प्रयोग में लाया जहां फ्लेक्सिबल रूल प्रयोग में ना लाया जा सके। यह पतली झिरी या खांचे आदि में गहराई मापने के लिए काम में लाया जाता है। जैसे कि नैरो रूल एक पतला रूल होता है, मतलब इसमें केवल 5 मिलीमीटर के बराबर का होता है और ये केवल पतली मतलब पतले छेद में नापने के लिए या इसका इस्तेमाल किया जाता है। की सीट रूल नंबर 3 है। नंबर 4 है की सीट रूल। देखा, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था, ये देखिए नैरो स्टील रूल, ठीक है। नैरो स्टील रूल का प्रयोग की हुए गहराई छोटे डाया गहराई मापने के लिए किया जाता है। जॉब के लाइन होल जहां साधारण स्टील रूल नहीं पहुंच सकता। इसकी चौड़ाई 5 mm तथा मोटाई 2 mm होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सीट रूल इस प्रकार है। ये अधिकतर 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर अथवा 12 इंच से 6 इंच से 12 इंच तक की लंबाई में मिलते हैं। ये किसी गोलाकार जॉब या पाइप की सतह पर समांतर रेखाएं खींचने या वेज मार्किंग मार्किंग करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये इसे बॉक्स स्क्वायर भी कहते हैं। नंबर 5 आपका आता है शॉर्ट रूल। अच्छा, बोलने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, वो चले गया हूँ ना बाहर शायद। बैक क्या किसी भाई सड़क से वो दे दो। नीचे 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 ये हाँ बस ये तीनों बच्चे ज्वाइन है जी। तीन ही बच्चे, एक मयंक है और एक शिव बाबू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो है वही पढ़े, कोई इशू नहीं। नंबर 5 है आपका शॉर्ट रूल। इसमें इसमें आपको ये देखिए दिया है शॉर्ट मतलब लघु स्टील रूल भी बोलते हैं। यह एक धारक के साथ 5 छोटे रूल का यह सेट सीमित व दुर्गम स्थानों में माप के लिए अत्यंत उपयोगी है, जो साधारण स्टूल रूल के उपयोग को रोकते हैं। इसका प्रयोग सेपर मिलर्स और टूल और डाई वर्क पर मशीनिंग ऑपरेशन में खांचे शॉर्ट शोल्डर कीवे आदि मापने के लिए उपयुक्त रूप में किया जाता है। रूल होल्डर के स्लॉटेड सिरे में आसानी से डाला जाता है और हैंडल के अंत में नुकीले नट
कि थोड़े से मोड़ से कठोरता से जकड़ा जाता है। 5 रूल की लंबाई 1/4 इंच, 3/8 इंच, 1/2 इंच, 3/4 इंच और 1 इंच प्रदान की जाती है और प्रत्येक नियम एक तरफ 32वें और पीछे की तरफ 64वें के अंक किए जाता है। जैसा कि इस चित्र में देखिए, ये है आपका शॉर्ट रूल। ठीक है, इसमें 32 में से 1/4 इंच, 32 में से 3/8 इंच, 32 में से 1/2 इंच, 32 में से 3/4 इंच। ठीक है, अब आपका छठा आता है सिक्रिंज रूल। सिक्रिंज रूल में सिक्रिंज रूल, यह रूल देखने में मापन रूल की भांति होती है। इस पर इंचों व सेंटीमीटर तथा उनके विभागों के निशान अंकित होते हैं जो मानक इंच या सेंटीमीटर से कुछ बड़े होते हैं। इन मानक माप से 1/16 इंच से 3/8 इंच तक चन प्रति फुट या मिलीमीटर में सिक्रिंच प्रति 100 मिलीमीटर बड़े रखे जाते हैं। ठीक है, इस धातु की समान श्रिंकेज नीचे आपको इस रूल में अब आपका सातवां है कैलिपर रूल। कैलिपर रूल, इसका प्रयोग बाहरी व भीतरी शुद्ध माप लेने के लिए किया जाता है। इसके दो जांच होते हैं। इस सिरे पर लॉक स्क्रू लगा होता है। यह 3 इंच, 5 इंच, 6 इंच साइजों में इंग्लिश व मेट्रिक दोनों प्रणालियों में मिलते हैं। इसमें आपने इस रूल का इस्तेमाल हमेशा जो आप प्लेट मशीन में काम करते हैं उसकी डाया बाहरी माप यानी ऊपर की माप और भीतरी माप यानी होल, जो होल्स होते हैं उसके अंदर की माप के लिए कैलिपर रूल का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि किसी शाफ्ट के बोर की माप करने के लिए हम कैलिपर रूल का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 8 आता है आपका फोल्डिंग रूल।
इसका प्रयोग अधिकतर कारपेंटर शॉप में किया जाता है। इसे खोल कर 6 फुट लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है और बंद अवस्था में 6 इंच साइज में रखा जाता है। मतलब ये एक तरह का फोल्डिंग रूल है जिसको हमेशा कारपेंटर ही यूज करते हैं और उसको मोड़ कर छोटा करके छोटा करके रखने में उनका स्वाभाविक स्थान पे रखते हैं। नंबर 9 आता है स्टील व कन वैस फीते। नंबर 9 है स्टील व कन वेस रूल। इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये लंबाई की दूरी मापने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसे लोग आपने देखा होगा जो जमीन अमीन नापी जाती है, जो फीते का बना होता है, जैसे 25 फुट या 50 फुट या 100 फुट के लिए बड़े फीते में जो आपने देखा होगा बड़ी माप, जैसा कि बताया अभी, लंबी दूरी मापने के लिए इस स्टील व कन्वेस रूल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आपका रूल का टॉपिक खत्म हुआ। अब कल मैं आपको बताऊंगा कैलिपर, डिवाइडर, इन सब के बारे में बताऊंगा। आज की क्लास यही समाप्त हुई। जिस स्टूडेंट को कुछ पूछना है वो पूछ सकता है। आज की क्लास यही समाप्त हुई।